हेलो एवरीवन। फ्यूचर आई एस्पिरेंट्स एंड हम बात कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो एक सब्जेक्ट है हमारा, इसमें 22 सब्जेक्ट्स के एलिट जो सब्जेक्ट्स बने हैं उसमें एक सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। उसकी हल कल हमने एक क्लास ले ली है। ठीक है, उसमें हमने बेसिक आउटलाइन दिया है आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसका सोर्स हमने डिस्कस किया कि ये यूपीएससी का जो पेपर होता है वहाँ पे जीएस 3 का मेंस का पेपर में ये सब्जेक्ट आता है। तो इसका एक ही सोर्स होता है, एक ही किताब होती है। जैसे आईएएस कोड होती है ना, मैं फिर से आपको इस पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस पे पढ़ना है कुछ भी, जैसे आपने अगर इस लेक्चर को सुन लिया, आफ्टर गेटिंग दिस लेक्चर्स आप जाके इस ये जो किताब है आपके सामने, इसको आप जाके एक्सेस कर लोगे। ठीक है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ ये टफ नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, बट यस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इन द केस कल हमने कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी कि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको आप जाके रेफर करो, उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमने बात करी थी कुछ कुछ टर्म्स की, हजार्ड क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिडक्शन वगैरह। इन सब बातों में देखा था कि क्या होता है, मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस अप्रोच, है ना, कि 3-4 तरह के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होते हैं, योगो होता है, सेंडाई फ्रेमवर्क होता है। सो दीज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक इन माइंड। उसके बाद हमने डिजास्टर की एक डेफिनेशन को एनालाइज किया था कि अध्ययन किया था इस पर डिजास्टर होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने हजार्ड्स के बारे में बात की थी, हजार्ड क्या होता है। एंड उसके बाद हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की थी। एंड वल्नरेबिलिटी के बाद हमने रिस्क पे बात किया था कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क इज अ मेजर ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस एंड ड्यू टू हजार्ड इवेंट अकरिंग इन अ गिवन एरिया। आफ्टर दैट उसके बाद हमने डिजास्टर की क्लासिफिकेशन करी थी कि कितने तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, वही मैन मेड को ही एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, रैपिड ऑनसेट डिजास्टर्स, स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स। तो दिस इज ऑल। अब आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट्स मेक अ साइकिल। सपोज दिस इज अ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बात कहेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिटिगेशन करेंगे। मिटिगेशन मतलब समझते हैं, शमन करना, किसी भी चीज को दबाना। अगर कहीं से भी डिजास्टर हो रहा होगा तो उसको हम लोग कैसे दबाएं। जैसे कि आप सड़क पे चलते हो, आप सड़क पर कैसे चलो कि आपका एक्सीडेंट ना हो। तो आप बाएं की तरफ चलोगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं दमन, किसी भी चीज का शमन करना, है ना, मिटिगेशन करना। उसके बाद आप देखोगे कि उसका क्या प्रिपेयर्डनेस है, उसको लेकर क्या तैयारी है ना, प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद आप बात करोगे, सपोज कि डिजास्टर यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे डिजास्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे डिजास्टर हो रहा है सपोज। तो हमने पहले दबाया उसको, और सपोज कुछ भी करके डिजास्टर हो गया, तो हमने उस डिजास्टर को आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ये होता है डिजास्टर से पहले। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके, ये हो गए डिजास्टर के ऊपर, ये हो गया डिजास्टर के ऊपर, डिजास्टर से पहले सॉरी, और ये डिजास्टर के नीचे, डिजास्टर के बाद वाला है पोर्शन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोटेक्शन करोगे, है ना, कि प्रोटेक्शन आ रहा है। सपोज अगर उड़ीसा में तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रही है, चेन्नई में साइक्लोन आ रहा है, जो भी है, फ्लड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन करोगे। ठीक है, तो वो सारी चीज है। तो एक बार मैं साइकिल को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इम्पैक्ट असेसमेंट, कितना इम्पैक्ट हुआ उससे, क्या क्या चीजें असर हुई, इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद उसकी रिकवरी करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि डिजास्टर जब से पहले क्या होता है। सबसे पहले अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में कैटरीना एक साइक्लोन होता है। ठीक है, एक तूफान होता है। तो उसको
उसकी आने की प्रोबेबिलिटी अमेरिका में 1% होती है, लेकिन उसको उससे बचने के लिए अमेरिका बहुत सारे पैसे, बहुत सारे संसाधन अपने खर्च करता है उस 1% प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो बहुत हानिकारक होता है, बहुत लॉस लॉस होता है उसमें। तो उसके लिए क्या करता है अमेरिका की, बहुत सारे चेक डैम्स बना लेता है, बहुत सारे डैम्स, रिजर्वायर्स वगैरह, ये सब सारी चीजें ना, मतलब वाटर बैरिकेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, तो उसको मिटिगेशन होता है। उसके बाद क्या हुआ, प्रिपेयर्डनेस, कितना आप उसके लिए तैयार हैं, कितना आपके पास जो मानव बल है, ह्यूमन संसाधन है, मानव संसाधन है, उसको आप कितना तैयार करके रखे हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रोडिक्शन कि कब आ रहा है वो तूफान। अगर उड़ीसा में साइक्लोन हुडहुड तूफान आ रहा है, कहीं पे भी सुने होंगे, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो प्रोडिक्शन आ रही है तो कब आ रही है। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, एक एनालाइजेशन मिल जाता है, लोग बच जाते हैं, बहुत सारा जान माल का जो खतरा है वो बच जाता है। अगर मान लीजिए कि अब डिजास्टर आना था, वो डिजास्टर हो गया, साइक्लोन है ना, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है उसका, कितना उसने नुकसान किया है हमारा, हमारे जान मान का नुकसान कितना किया, हमारे इकोनॉमिक लॉस कितना किया है, किसी कम्युनिटी का लॉस कितना किया है, एनवायरमेंटल फैक्टर का लॉसेस कितना किया है। उसके बाद हम लोग उसका रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, रेस्पॉन्स कैसे करना है, मतलब कैसे हम उस इम्पैक्ट हो गई, अब उस इम्पैक्ट के बाद हम अपना क्या लगाते हैं उसमें कि उस रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अब जैसे कि आप उड़ीसा में रह रहे हो, उड़ीसा में आपका तूफान आ गई, ठीक है, साइक्लोन हिट कर गई, एंड साइक्लोन हिट करने के बाद पेड़, जनजीवन, सारा कुछ बेहाल हो गया, अब आप एनडीआरएफ की टीम बुलाते हो। ठीक है, तो इसको रेस्पॉन्ड कहते हैं, किस कैसे आप रेस्पॉन्ड करते हो। उसके बाद ये सारा कुछ हो जाने के बाद आप फिर से रिकंस्ट्रक्शन फेज में आते हो, है ना, फिर से आप बिल्डिंग्स बनाते हो, फिर से वो सारी चीजें बनाते हो, लेकिन इस बार आप ज्यादा टेक केयर कर सकते हो कि अगला जो आएगा तो वो कैसे आएगा और उसको कैसे दमन करें। तो ये एक तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बनता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो आइए कुछ पॉइंट से जरूर लिख लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक नोट्स भी तैयार करते रहें। तो मैं इसके डेफिनेशन पे जाऊंगा कि क्या कहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में डीएम कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला नहीं। आशा करता हूँ कि वो भी आप लोग बने, बट पहले एई बन जाए तो अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इंक्लूड्स सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, प्रोग्राम्स एंड मेजर्स which can be taken up before, during and after a disaster. Are you getting my point? Disaster management includes sum of total of all activities, programs, measures which can be taken up before, during और after a disaster। आप देख सकते हो इस साइकिल से आपको समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ ऑल, मिटिगेशन हमने किया, प्रिपेयर्डनेस हमने किया, प्रोटेक्शन हमने किया, उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट हमने किया, रिस्पॉन्स हमने किया, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी हमने की। तो ये सारी चीजें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट किस किस चीजों से बंधा होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में दो तरह की चीजें होती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट दो तरह से कंसिस्ट होता है, एक होता है कि प्री डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। प्री होता है, एक पोस्ट होता है। ठीक है, प्री आपने देखा, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो प्री है। ठीक है, प्री में आपका क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप प्रिवेंशन करते हो, है ना, प्रिवेंशन करते हो। ये आएगा पॉइंट आपके एमसीक्यू में, मैं ऐसे हवा में नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोग के लिए। प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में आपके पास होता है रिलीफ, राहत कार्य पहुंचाते हैं ना। एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, आप लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो वहां पे क्या होता है, राहत कार्य पहुंचाते हैं वहां पे, रेस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, उनको सही जगह से ले जाना, उनको रीअकोमोडेट करना, है ना, रिकंस्ट्रक्शन,
रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में प्री करते हो, पोस्ट करते हो। ठीक है, ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये ऊपर प्री वाला पार्ट है एंड प्री वाला पार्ट है और ये नीचे पोस्ट वाला पार्ट है। सो इट विल बी क्लियर टू ऑल। सो ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की एक्टिविटीज होती हैं जो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरा सेशन लाइक कर सकते हैं। इन द केस यू आर हैविंग एनी डाउट, देन आप जाके यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन चार कुछ चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, 3 की स्टेजेस होती हैं। पहला होता है बिफोर अ डिजास्टर। प्री डिजास्टर कह सकते हैं। प्री डिजास्टर में क्या होता है, इसमें हम लोग जो पोटेंशियल हजार्ड और रिस्क होते हैं ना, और उसको हम लोग एसेस करते हैं। ठीक है, कि ये यहाँ से हमारी जान जा सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारी बिल्डिंग है, सपोज वो बहुत जर्जर हालत में है, ठीक है, और या फिर कोई एक एरिया है या फिर कुछ भी है, एक तूफान आने वाला है, तो हम लोग बिफोर डिजास्टर वो देखते हैं कि वो कौन सा चीज है जो रिस्क पे है, जो हमारी जान को जोखिम में डाल सकता है। अगर आप हावड़ा ब्रिज की बात करोगे, तो अभी क्या हुआ कि 2016 में, 2000 इन 2016 हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था देश में जो पुल, जो ब्रिजेस बनते हैं उसका असेसमेंट कर पाए। इसीलिए एक नया सिस्टम बना है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है, संस्थान बना है, इंस्टीट्यूट बना है, आई थिंक। तो उसको फुल फॉर्म होता है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, IBMS। तो वो क्या करता है, ये सारे जो ब्रिजेस होते हैं उनका आकलन, उनका एनालिसिस करता है कि ये कितना स्ट्रेंथन है और ये कितना स्ट्रांग है। तो उसमें ये फाइंडिंग्स आई कि अगर जो हावड़ा ब्रिज है तो उसमें लोग पान का जो जो पीक होती है, जो थूकते हैं, तो उससे वो एसिडिक हो गया है और वो ऐसा पुल है, वो कहीं भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये समय समय पर ये IBMS ये एनालिसिस करता रहता है देश के सभी ब्रिजेस के बारे में, जो प्रमुख ब्रिजेस हैं, है ना। तो इसमें ये भी एनालिसिस निकली थी 2016 में कि अ, देश भर में 200 से ज्यादा प्रमुख ब्रिजेस हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर डिजास्टर की, हालांकि हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आप कैसे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो बिफोर डिजास्टर, प्री डिजास्टर में। आप ये सारी चीजें देखते हो कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपका जान माल का नुकसान करता है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि बिफोर आर रिस्क डिजास्टर क्या करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये पोटेंशियल जो हजार्ड होते हैं ना, पोटेंशियल हजार्ड एंड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग समझिए कि कोई दिवाली का पटाखा आप फोड़ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत बड़ा सा आलू का बम आप फोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सुतली बम आप फोड़ रहे हैं एंड वहां पे आप खड़े हैं और एक ज्यादा दूर खड़ा है। तो कौन ज्यादा वल्नरेबल है, कौन ज्यादा एक्सपोज्ड है? आप ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो इसी को वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। मतलब रिस्क के कौन सबसे ज्यादा पास है, मतलब जो जो हिट हो सकता है उससे, तो वल्नरेबल वो हो गया। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज हो गया। कैन बी असेस्ड, कैन बी असेस्ड एंड स्टेप्स, है ना, और उसके कैन बी असेस्ड। ठीक है, ये सारे पोटेंशियल हजार्ड एंड रिस्क कैन बी असेस्ड, है ना। और इसमें लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन मेजर्स किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन मेजर्स यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या क्या किए जा सकते हैं?
अब लॉन्ग टर्म मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर्स कैसे कर सकते हैं? सपोज मान लीजिए कि उड़ीसा में तूफान आ रहा है एंड वहां पे आप कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो कि जो बहुत कमजोर है, जो बहुत वीक है, तो ऐसे करके वो तो उड़ जाएगा। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे कि जो विंड एनालिसिस को भी फेल ना कर पाए, है ना? तो विंड एनालिसिस का भी सबका ध्यान रखते हुए एक मेजर किया जाता है। और शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन में क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रिवेंशन मेजर्स में आपके पास कैसे किया जाता है? जैसे कि कैंपेन लगा दो, लोगों को थोड़ा सा बता दो, कोई प्ले लगा दो, है ना? शॉर्ट टर्म कैंपेन्स हो गया, है ना? कैंपेन्स हो गया, अवेयरनेस हो गया, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में आती। ठीक है, कुछ आसान आसान सा है। आप फिर जाके वो एनडीएमए का जो गाइडलाइन है 2019 का, उसको जाके पढ़ना इस मेरे लेक्चर के बाद। तो आपको बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू विल बी थैंकफुल टू मी। ओके, नाउ अगला हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑफ डूरिंग अ डिजास्टर। एक हो गया पहले, एक हो गया डिजास्टर के समय, और एक होगा डिजास्टर के बाद। तो इसमें क्या होगा डूरिंग अ डिजास्टर के बीच में, कि अगर आप मान लीजिए कि आप त्रासदी में फंसे हैं, आपकी बिल्डिंग, आप जहाँ पे आप किसी बिल्डिंग में, जैसे मैं 5th फ्लोर पे हूँ, अब ये बिल्डिंग कहीं ना कभी भी गिर जाए, तो मेरे को क्या होगा? जब डिजास्टर हो रही होगी उससे मुझे निकाला जाए सबसे पहले। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लग जाए, जैसे मैं जब कॉर्पोरेट में काम करता था, तो वहां पे क्या होता था, फायर ड्रिल होता था। मैं डीएलएफ में काम करता था, डीएलएफ में जो है वहां पे गुड़गांव साइबर सिटी में, तो वहां पे फायर अलार्म बजाई जाती थी। तो उसमें क्या होता था, एम्प्लॉयज को, सारे जो एम्प्लॉयज हैं सभी को ट्रेनिंग दी जाती थी फायर ड्रिल के बारे में, कि ताकि कुछ भी आग लगे, कुछ भी हो, तो आप आसानी से भाग सके, है ना? अब जो एग्जिट होते हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कई सारे कोचिंग्स में आग लग जाती होगी, तो उसके बाद क्या हुआ? डूरिंग अ डिजास्टर के बीच में बोला गया कि पहले एक गेट बना था। कोचिंग वालों ने एक एक गेट केवल बनाया था, एक ही दरवाजा था निकलने का भी, जाने का भी। उसके बाद क्या हुआ कि दो दो गेट बनने लगे। अभी आपके रिसेंटली मुखर्जी नगर में जो केसेस हुए, ठीक है, उसमें पता चला कि एक ही लाइब्रेरी के गेट थे और वो बेसमेंट में चल रहा था। तो ऐसे ऐसे चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जो है चीजें लाई गई, है ना? कि डूरिंग अ डिजास्टर आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपनी जान माल का खतरा है, उसको बचाना। आप कहीं पे आग लगी, सबसे पहले तो आप भागोगे, तो आप क्या करोगे? आप इवैक्यूएट करोगे, आप खुद को इवैक्यूएट करोगे, है ना? आप सर्च करोगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आप उसको ढूंढोगे, सर्च करोगे एंड उसका बचाव करोगे। रेस्क्यू में तो यही काम आता है। ठीक है, इवैक्यूएट करेंगे, ढूंढेंगे और भागेंगे, ढूंढेंगे और बचाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग करेंगे। इसके बाद स्पीडी रिस्पॉन्स इसमें रहता है, बहुत तेज इसमें प्रक्रिया अपनी करनी रहती है। स्पीडी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि आप फ्लड में हैं, है ना? कुछ कुछ डिजास्टर ऐसा नहीं है, केवल आग का केस नहीं है, डिजास्टर त्रासदी तो बहुत तरीके से हो सकती है। अगर आप फ्लड की बात करेंगे, बिहार में जो फ्लड आते हैं, अब वहां पे लोग फंसे हैं, तो उनके लिए तो आप, जरूरी नहीं है आप मासेस को इवैक्यूएट कर पाए, लेकिन जो मासेस वहां फंसे हुए हैं उनको राहत कार्य, खाना, भोजन हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है कि नहीं गिराया जाता है? तो वहां पे रिलीफ मटेरियल भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है? रिलीफ मटेरियल। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। डूरिंग अ डिजास्टर हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या होता है, कि आफ्टर अ डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर खत्म हो गया, ये बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ पूरा आपको। यूपीएससी का मटेरियल मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद यूपीएससी दिया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो जो यूपीएससी, इस एई का लेवल ऐसा है कि आपको यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो बंदे पढ़े हैं वही इसको बता पाएंगे। अन्यथा जो केवल बीटेक हैं और जो केवल एई तक फोकस थे, वो इसको नहीं बता पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आई एम वेरी वेल मैनर, मैं एक अच्छे पोजीशन में हूँ आप लोग को बताने के लिए। सो प्लीज कीप बी अटेंटिव। ओके, ये हल्के में मत लीजिएगा इसको। पोस्ट डिजास्टर, अब तो सिलेबस ऐड ऑन करिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब सिलेक्शन लेना है तो उसके कोई ऑप्शन थोड़ी ना है।
आफ्टर ए डिजास्टर, तो आफ्टर ए डिजास्टर में क्या है? आफ्टर आफ्टर अ डिजास्टर में आप लोग क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे। रिकवरी किसी भी चीज की हो सकती है, क्या पता आप भाग गए, ठीक है, आप भूकंप से आपका घर हिल रहा था, भूकंप से आपका घर गिर गया, घर गिरने के बाद आप देखते हो कि यार अब मेरे पास तो कपड़े उपड़े है नहीं, पैसे वैसे है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे? आप सोचोगे कि हाँ, घर में अलमारी थी तो उसमें सोने रखे, सोना का सामान रखा हुआ था, चांदी रखा हुआ था, हीरे रखे हुए थे, है ना? जब आप इंजीनियर होंगे तो ये सब सारी चीजें रखोगे, तो ये सब का रिकवरी आप करोगे सबसे पहले, राइट? तो रिकवरी करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? रिहैबिलिटेशन करोगे, ठीक है। कुछ भी है उनको एफर्ट्स, अब जैसे कि कुछ लोग है फूड अर्थक्वेक में आपने देखा कितने सारे लोग अफेक्टेड हो गए थे, उनका रिहेबिलिटेशन करोगे, उनको एक फिर से एक जीने का जरिया दोगे, है ना? टेंट हाउस वगैरह ये सारी चीजें कहीं उनको रिहेबिलिटेट करवाओगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाओगे, है ना? तब ताकि वो रिएकोमोडेट हो पाए। उसके बाद आप क्या करोगे? उस बंजर जमीन को, उस टूटी हुई जगह को हटा के, मलबा हटा के वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करोगे, फिर से हम जिंदगी जिएंगे दोबारा, है ना? रिकंस्ट्रक्शन, ये कुछ शायरी की तरह नहीं दिख रही है? अगर पहले जिंदगी उजड़ गई, फिर उसको फिर से कोई और आया, फिर कोई और बसाया, तो ऐसे करके ये काम इसमें चल रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को एक तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जो आप पैसा दे के पढ़ रहे हो, पढ़ोगे कहीं, वहां भी यही पढ़ाया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इवन ये ज्यादा मेरा अच्छा कंटेंट है, आई नो, ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होती है? किसी भी त्रासदी के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप क्या करोगे? आप प्राइवेट में मूव ऑन करोगे, अगर प्राइवेट भी नहीं मूव ऑन करोगे तो आप क्या करोगे? आप बिजनेस करोगे। तो ये ऐसे सारी चीजें, बिकॉज ये कटु सत्य है, ये सबको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि अगर सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 604 लोगों का होगा, 604 लोगों के बाद अब बाकी लोगों का क्या होगा? जितनी पोस्ट आती है, बाकी लोगों का क्या होगा? वो आगे देखेंगे कि क्या करना है। उसी तरह डिजास्टर का भी एक प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या होता है? इट रिफर्स टू prepare for and reduce the effects of disasters, है ना? ठीक है। प्रिपेयर्डनेस की एक डेफिनेशन होती है ऑफिशियल। ये UNISDR, इसका आप लोग हमको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं हर चीज आपको स्पून फूडिंग नहीं करूंगा, ठीक है? एज नॉलेज, प्रिपेयर्डनेस एज नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स and individuals to effectively anticipate, मतलब प्रोडिक्शन करना, anticipate, respond to
ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ लाइकली और करंट हजार्ड्स। ठीक है, ये ऑफिशियल डेफिनेशन है प्रिपेयर्डनेस की, तैयारी की। ठीक है, इसी को कहते हैं तैयारी। प्रिपेयर्डनेस इज डिफाइंड बाय नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ज्ञान, क्षमता और सरकार की जो एक्शन है, और कम्युनिटी ग्रुप्स का, जो बहुत सारे एनजीओ ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उनके बारे, और इंडिविजुअल्स टू इफेक्टिवली एंटिसिपेट, किसी भी चीज को गेस करना, रिस्पॉन्ड करना, और रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ लाइकली ऑफ करंट हजार्ड। मतलब कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब, एक तो आपको गेस करना कि क्या लगता है मेरा प्रिपरेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैं आगे क्या करूंगा, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज दूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया तो रिकवर कर लूँ। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ लाइकली और करंट हजार्ड जो भी है, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक और प्लान है कि जैसे कि प्रिपेयर्डनेस होता है कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज तक जाता है, जहां पे हम लोग कैंपेन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग कैंपेन कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है, गवर्नमेंटल स्ट्रेटजीज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, अगर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहना है तो एक बहुत बड़ा विषय है, और बहुत बड़ा मैनेजेरियल कल्ट चाहिए इसमें। ठीक है, एक एक आदमी से तो होगा नहीं, इसमें सभी कुछ को जागरूक होना पड़ेगा। आपका न्यूज चैनल से लेकर हर चीज, जो हर दिन आए दिन जो जागरूकता फैलानी चाहिए, वो हर दिन होना चाहिए। तो इसीलिए, तो द ट्रेडिशनल जो रेस्क्यू होता था, उसको हम लोग इसमें क्या किए कि रिप्लेस बाय किससे कर दिए, जो ट्रेडिशनल 3 आवर्स होते थे इसमें, प्रिपेयर्डनेस में ट्रेडिशनल 3 आवर्स होते थे, उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए बाय 3 पीस। ठीक है, तो क्या क्या था 3 आवर्स? आर, आर, आर मूवी की तरह नहीं साउंड कर रहा है, आर, 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 रेस्क्यू, रिलीव एंड रेस्टोरेशन को अब रिड्यूस करके, मतलब उसको रिप्लेस करके, रिप्लेस्ड बाय, इसको हटा करके ये पीपीपी लाया गया है। प्रिवेंशन। आई होप कि आप लोग इसका नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे, पीडीएफ पीडीएफ मत मांगिएगा, इतना तो खुद से करिए। प्रिपेयर्डनेस एंड प्रूफिंग, वही बात है, बट थोड़ा सा शब्दवाली में चेंजेस है। एंड प्रूफिंग, प्रूफ है ना, तो ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारी बात हुई डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में। ठीक है, इससे ज्यादा पेपर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में आप क्या कर रहे हैं कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग, नेक्स्ट टॉपिक, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे हम लोग डिजास्टर का जो रिस्क है, ठीक है, उसको कैसे रिडक्शन किया जाए और उसकी प्लानिंग की जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं आप लोग बताइए। बाय रिड्यूसिंग, कुछ भी है रिडक्शन है, उसका रिचार्ज करना है बहुत बड़े लेवल पर। अ, अगर रिडक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो करेंगे। कुछ बिना प्रिंसिपल के कुछ चीजें फॉलो नहीं हो सकती, तो आइए उस प्रिंसिपल को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक मतलब सिद्धांत होता है किसी भी चीज को रिडक्शन करने का, सिद्धांत होता है, कुछ वैल्यूज प्रिंसिपल होते हैं। ओम्स लॉ किसी एक प्रिंसिपल पे काम करता है, तब जाके वो काम करता है। उसी तरह से रिडक्शन भी जो है ना, एक किसी सिद्धांत पे काम करता है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक तरह के सिद्धांत पे काम करता है। तो वो सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं।
समाज का पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर आप मान लीजिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तभी तो वो जाके रिस्क रिडक्शन होगा। अब मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग भूकंप आ जाए, अगर वो अपना सर ऐसे ना ढक पाए, और ऐसे आप करना कब सीख पाएंगे? जब आप टीवी में देखें कि क्या करना है आपको, आपको टेबल के नीचे घुस जाना है, आपको बेड के नीचे चले जाना है। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तभी हो पाएगा, है ना? कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तभी आप जाकर रिडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्टेट्स इन द सेंस गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट्स हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, कि वो सारी चीजें मुहैया करवाएं, सारा कुछ एलोकेशन करवाएं, ये सुनिश्चित करें कि अ, ये हम जनता जागरूक हो पा रही कि नहीं हो पा रही, ठीक है। इसको मैं DRR लिख दे रहा हूँ, DRR, ओके। DRR मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ओके। बहुत सारे, अगर मान लीजिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मस्ट बी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब मान लीजिए कि कोई मैं भूकंप, अगर मैं एक बिल्डिंग बनाऊं जो भूकंप में काम ना आए, तो भैया हम लोग रिडक्शन रिस्क तो बुला ही रहे हैं, है ना? हजार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो भूकंप रोधी हो। जापान में आप जाओगे तो 8 8 9 9 रिक्टर स्केल की जो तीव्र भूकंप रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक हैं, वो उसको हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं वहां पे जापान में। तो ऐसे करके डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन the ability of people। कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्षमता, इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द एबिलिटी ऑफ पीपल। ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है? कैपेसिटी डेवलपमेंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन एबिलिटी ऑफ पीपल। मतलब लोग खुद सक्षम है ये सब काम करने में, रिडक्शन करने में। तो उनकी कैपेसिटी ये सब डेवलप करनी है कि हाँ, आप कैसे, जब भूकंप आएगा तो आप कैसे भाग सकते हो। ये सारी चीजें ना ट्रेनिंग का पार्ट होती है, ठीक है। जैसे कि कैसे मुझे ऑफिस में मैं जब था तो फायर ड्रिल करवाया जा रहा था, तो ये कैपेसिटी डेवलप करवाएगी, ठीक है। उसके बाद जेंडर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आप देखते होंगे, आदमी है अगर और उसके बच्चे हैं, तो आप देखते होंगे कि महिलाएं पैसिव रहती हैं, औरतें पैसिव रहती हैं, और जो लड़के रहते हैं वो एक्टिव रहते हैं। पुरुष जो होता है वो एक्टिव होता है बाय नेचर। अब ऐसे केस में क्या होता है, कुछ भी हादसा हुआ था है, पुरुष तुरंत रिटेलिएट करता है, और महिलाएं तुरंत वहीं डरी सहमी सी रह जाती हैं, और कभी कभी वहीं दब के मर जाती हैं। कहीं आपने देखा होगा, सॉरी टू बी वेरी हार्श, बट ये होता है सिनेरियो। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जेंडर रोल जो है ना, ये जो बायसनेस है ना, तो जेंडर रोल की वजह से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अगर हम लोग इसको अच्छे से करें, अगर अच्छे से इसकी भागीदारी में प्राप्त करें जेंडर रोल इक्वल इक्वल, तो काफी अच्छे से DRR हम लोग कर सकते हैं, है ना? उसके बाद, ठीक है, तो ये सारा, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉड्यूल पे अगर हम लोग जाएं, तो वहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर प्राइवेट एंटिटी भी आगे आती हैं, जैसे कि अगर प्राइवेट एंटिटी भी अगर आए आगे और सरकार भी आए आगे, तो हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा बदलाव क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क क्या कहता है? कैसे हम लोग, कैसे डिजास्टर रिस्क फ्रेमवर्क, ये तो हुआ कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिजास्टर रिस्क प्रिंसिपल्स क्या, ये फ्रेमवर्क क्या होगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ
दी फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि कौन सी पॉलिसी हमें गवर्न करती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है जो इस चीज को पूरे को गवर्न करती है। पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है, रिस्क अवेयरनेस के बारे में जागरूक करना होता है। प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को जनरेट करना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि डैम खुलता है, आप लोग देखे हैं डैम जब ओपन होता है, डैम का जब गेट्स ओपन होते हैं, तो बहुत तरीके से बहुत बहुत ज्यादा रेडियस में फूटिंग करवाई जाती है, डैम ने एक अलार्म सिस्टम बनाया होता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, है ना, वो रिस्क में बदल सकता है, किसी भी जान जोखिम में जा सकती है, हजार्डस हो सकता है। अगर वो पानी किसी कोई किसानी कर रहे होंगे, चरवाहे जो भी होते हैं, तो अगर वो गाय भैंस बकरी अपना जो भी चरा रहे होंगे, वो आके उसमें चले जाएंगे और वो बह जाएंगे, तो इसमें जान माल का नुकसान है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग करते हैं, है ना, यूज ऑफ नॉलेज भी हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हम लोग अपना ज्ञान का भी यूज करते हैं ना, तो ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग करते हैं। एक लास्ट में 10 पॉइंट एजेंडा होता है, जो हम लोग अब 10 पॉइंट एजेंडा होता है, एजेंडा होता है जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग लिखते हैं। इसको आप लोग को लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड अ लोकल कैपेसिटी, बिल्ड ऑन लोकल कैपेसिटी एंड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें। डेवलप अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज टू वर्क ऑन डिजास्टर। ओके, सो ऐसे बहुत सारे 10 पॉइंट्स हैं इसमें, इसको आप लोग कंसिडर करोगे, है ना। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोग के लिए लाभान्वित रही, एंड कुछ भी अगर डाउट्स आए तो आप मुझे बताएं। और हमने आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए, और आज की क्लास मेरी बहुत अच्छी रही। एंड आप जाके यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आज हमने पढ़ा और देखा, तो आप जाके इसको रेफर कर सकते हो। एंड इन द केस अगर आपको हमारा यूपीपीएससी एई का बैच चाहिए, तो वो 4x1 वाले दाम में अवेलेबल है, तो आप जाके इसको रेफर कर सकते हो, कोर्स इज रनिंग लाइव। ओके, सो वहाँ मैंने और इसको डिटेल में कवर किया है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, इस बार सिलेक्शन लेके ही जाना है यूपीआई में, यही मेरी मनोकामना रहेगी। ठीक है।